हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 हिस्ट्री में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो रूस के अंदर जो लोग थे उसने जार का समर्थन करना बंद कर दिया था, क्योंकि रूस के लोग अब थक गए थे इस जार के निरंकुश शासन से। और अब उन्हें पता चल गया था कि जार ने ड्यूमा को भी भंग कर दिया है और ड्यूमा का जो है तब भी वो नाम मात्र की ड्यूमा है, नहीं वो ड्यूमा के प्रतिनिधि का सलाह लेता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार की स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी थी, लोग जागरूक हो चुके थे और वहां पर आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की स्थिति कैसी हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के अंदर हुआ और युद्ध हो जाने के बाद रूसी साम्राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ये आज अपन अपनी वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक चीज बता रखी है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध दो देशों के मध्य, या दो देश नहीं कह सकते हम, दो संगठनों के मध्य हुआ था। एक संगठन क्या था, केंद्रीय शक्तियां, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बुल्गारिया ये सब थे, और दूसरे थे मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, रूस, इटली और अन्य देश थे, यूएसए, अमेरिका, ये सब मित्र राष्ट्र में थे। तो केंद्रीय शक्तियों के संदर्भ के अंदर अपने बुक में बता रखा है कि जिस वक्त युद्ध चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, तो केंद्रीय शक्तियां सेंटर में थी और इसके पश्चिम में, केंद्रीय शक्तियों के पश्चिम में, यानी केंद्रीय शक्तियों में कौन आ गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, और इसके पश्चिम के अंदर फ्रांस था और पूर्व के अंदर रूस था। तो बच्चों, फ्रांस तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए जो पश्चिम मोर्चे के ऊपर जो लड़ाई थी वो बराबर की टक्कर की थी। केंद्रीय शक्तियां भी पावरफुल थी और साथ के अंदर फ्रांस भी पावरफुल था। तो दोनों के आपस के अंदर बहुत गहरी लड़ाई हो रही थी और ऐसे के अंदर जो केंद्रीय शक्तियां कमजोर पड़ रही थी और फ्रांस जीत रहा था, क्योंकि फ्रांस क्या कर रहा था, वहां पर फिजिकल फीचर इस तरह के थे कि फ्रांस क्या करता, खाई बना देता था और खाई में से युद्ध करता था, जिससे केंद्रीय शक्तियां उसका सामना नहीं कर पा रही थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर यदि अपन नक्शे में देखें तो कुछ इस तरह की स्थिति बनती है कि केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया ये सब बीच में है और केंद्रीय शक्तियों के पश्चिम के अंदर फ्रांस है। फ्रांस बहुत शक्तिशाली था और उसने केंद्रीय शक्तियों को वो हरा रहा था। कौन सा, ये हो रहा था पश्चिम मोर्चे पर। लेकिन यदि अपन देखें कि पूर्वी मोर्चे के ऊपर, तो पूर्वी मोर्चे के ऊपर रूस था और रूस यहाँ पर कमजोर पड़ रहा था और जर्मनी व ऑस्ट्रिया के अंदर रूस की हार हो रही थी। अल्टीमेटली फाइनली तो अपन देखेंगे कि रूस की विजय होती है, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। तो रूस प्रथम विश्व युद्ध में जीतता है, लेकिन प्रारंभ के अंदर रूस इस केंद्रीय शक्तियों से हार रहा था, क्योंकि वहाँ की जो फिजिकल फीचर्स, मैदानी इलाका था और यहाँ पर रूस इन केंद्रीय शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहा था। तो ये तो मैंने एक छोटा सा बता दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तरह का हमारे जो भौगोलिक स्थिति या क्या किस तरह का ये एक भौगोलिक फीचर्स थे। अब अपन आगे देखते हैं कि जो अपना 1914 से 1918 जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ। 1914 से 16 में जर्मनी व ऑस्ट्रिया में रूसी सेना हार गई। अपन पहले बता चुके हैं कि फ्रांस तो विजय हो रहा था शुरू से, लेकिन रूसी सेना की शुरुआत में हार हो रही थी। और जब रूसी सेना हार हुई तो उसके अंदर 1917 तक लगभग 70 लाख रूसी सैनिक मारे गए। कितने सैनिक, क्योंकि रूस है वो केंद्रीय शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा था और युद्ध तो लगातार चल रहा था। ऐसे में रूस के लगभग 70 लाख सैनिक उस युद्ध के अंदर मारे गए थे। उसके बाद अब क्या हुआ कि क्योंकि रूस उनका सामना नहीं कर पा रहा था तो उसने क्या करा, अपनी सेना को पीछे हटाना प्रारंभ किया। लेकिन जब रूस की सेना पीछे हट रही थी तो रास्ते में जितने भी खेत थे उन सब खेतों को उसने जला दिया, नष्ट कर दिए, तहस नहस कर दिए, और जितनी भी इमारतें थी सभी इमारतों को तोड़ दिया, सारे दुकान, वर्कशॉप, यानी टोटली मैदान टाइप बना दिया। और इसका क्या कारण था, उसने कि रूस की सेना ने रूस के ही इमारतों को गिरा दिया, रूस के ही खेतों को नष्ट कर दिया, रूस के उद्योग धंधों को ठप कर दिया। क्यों, क्योंकि रूस ये चाहता था कि किसी भी तरह से यदि केंद्रीय शक्तियां वहां पर आती है तो उनके सैनिक यहाँ पर सर्वाइव ना कर पाए। यदि यहाँ कुछ होगा ही नहीं तो लोग यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी उद्देश्य से रूस ने क्या किया, उन खेतों को और वहां पर जितना भी वनस्पति थी और जो मकान थे, इमारतें थी, उन सबको नष्ट कर दिया। किसने नष्ट किया,
पीछे हटती हुई रूसी सेना ने। और पीछे हटती हुई रूसी सेना ने कौन सा इलाका नष्ट किया? रूस का ही इलाका नष्ट किया। रशिया में लगभग 30 लाख शरणार्थी हो गए। अब क्या हो गया? इन्होंने इमारत तोड़ दी, सारे खेत खलियान नष्ट कर दिए, तो लोग बेघर हो गए। और जो लोग बेघर हो गए वो क्या हो गए? शरणार्थी हो गए। और ऐसे कितने लोग? 30 लाख लोग। 30 लाख बच्चों कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 30 लाख लोगों को संभालना किसी देश के लिए, और वो भी कब? जबकि वो युद्ध के स्थिति से गुजर कर आया है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक तरफ तो 70 लाख सैनिक मर चुके हैं, उद्योग धंधे नष्ट हो गए, खेत नष्ट हो गए, और 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए। तो उन 30 लाख लोगों का क्या किया जाए? रूस की सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। ऐसे में जार और सरकार दोनों अलोकप्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि इन सारी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पाए। 30 लाख लोग शरणार्थी है, वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, उसकी कोई योजना जार के पास नहीं थी। उधर इतने सारे लोग सैनिक मर गए थे, तो सैनिक के परिवार को कोई मुआवजा की कोई स्कीम भी उसके पास उस वक्त नहीं थी। और सैनिक भी थक गए थे। आपके बुक के अंदर पोस्टर भी दे रखे हैं कि सैनिक भी अब हताश हो गए थे और कि अब और आगे युद्ध करना नहीं चाहते थे। ये बात चली थी 1914 से 16 के बीच में, जब प्रथम विश्व युद्ध लगभग खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। तो रूस के अंदर ये सारी स्थिति चल रही थी। अब इस युद्ध का उद्योगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो आप समझ ही सकते हो कि इतना सारा बड़ा युद्ध हुआ, इतने सैनिक मर गए, इतने लोग बेघर हो गए, तो उद्योगों पर का कैसा प्रभाव रहा होगा? बिल्कुल सही, विपरीत, यानी उद्योगों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा, उद्योगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए। तो विपरीत प्रभाव पड़ा, विदेशी व्यापार बंद हो गया और कच्चे माल की आपूर्ति बंद हो गई। क्यों? क्योंकि रूस के आसपास के देशों से व्यापार के अंदर उसको प्रॉब्लम आने लगी और विदेशी व्यापार उसका लगभग ठप हो गया। उसको अपने उद्योग धंधे चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, वो कच्चा माल की सप्लाई या आपूर्ति अभी उसको नहीं मिल रही थी। और जर्मनी व हंगरी ने बाल्टिक समुद्र का रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि जो रशिया है वहाँ से पर जो सामान था रूस के अंदर, वो कहाँ से आता? बाल्टिक समुद्र, समुद्री मार्ग से कच्चा माल आता था। लेकिन क्योंकि इसने केंद्रीय शक्तियों से युद्ध हो चुका था, जर्मनी और हंगरी से, तो जर्मनी और हंगरी ने क्या करा? समुद्र के अंदर अपने जहाज़ों की एक लाइन लगा दी और उसको ब्लॉक कर दिया, उस रास्ते को आगे जाने नहीं दिया। अर्थात ब्लॉक करने से मतलब वहाँ से रूस के जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, वो आना जाना नहीं कर सकेंगे। इससे क्या हो गया? रूस को कच्चे माल की आपूर्ति बंद हो गई, उसके सारे उद्योग धंधे भी ठप हो गए। अब रूस ने क्या सोचा कि मैं दूसरे मार्ग से व्यापार कर लूं, समुद्री मार्ग ना सही स्थल मार्ग से जाऊं। तो स्थल मार्ग भी बंद था, क्योंकि सर्दियों के अंदर चारों तरफ बर्फ जम गई थी, तो वो स्थल मार्ग से भी व्यापार नहीं कर सका। स्थिति बहुत खराब हो गई, मजदूर मारे गए। अब जो सेना थी, वो सेना में कौन लोग थे? श्रमिक भी थे, मजदूर भी थे। तो 70 लाख जब सैनिक मारे गए, तो कई सारे मजदूर भी उसमें मर गए, जिससे मजदूरों की भी कमी हो गई, श्रमिकों की कमी हो गई। और वर्कशॉप, जितने भी कारखाने थे, वो बिल्कुल बंद हो गए। न तो कच्चा माल मिल रहा है, न श्रमिक मिल रहे हैं, और पहले से ही लोग इतने गरीब हो गए, तो सारे उद्योग धंधे बिल्कुल सब तरह से ठप हो गए थे। अनाज की कमी हो गई। क्यों अनाज की कमी हो गई? रूस ने स्वयं, रूस के सैनिकों ने कई सारे खेत जला दिए, खेतों को बर्बाद कर दिया। साथ में जो अनाज था, वो काफ़ी अनाज कहाँ पर जाता था? मोर्चे पर जाता था, जहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। तो सैनिकों के पोषण के लिए काफ़ी अनाज वहाँ चला जाता था। अब एक तरफ तो क्या हो गया कि खेत बर्बाद हो गए, दूसरी तरफ अनाज मोर्चे पर जा रहा है, तीसरी तरफ कई सारे मजदूर मर चुके हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अनाज की कमी होना स्वाभाविक था। तो रूस में अनाज की कमी हो गई, लोग भूखे मरने लगे। और मैं ये बता ही चुकी हूँ आपको कि अनाज कहाँ गया? युद्ध के सैनिकों के लिए भेजा गया। शहर में रोटी की समस्या हो गई, शहर के अंदर लोग भूखे मरने लगे। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? दंगे होंगे, लोग भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? हड़तालें करेंगे, नारेबाजी करेंगे। और लोगों ने यही किया। 2 वक्त का जब खाना नहीं मिला, तो लोगों ने क्या करना चालू कर दिया? दंगे करने प्रारंभ कर दिया। और फरवरी के अंदर पत्रोगार्द के अंदर क्रांति हो गई। पत्रोगार्द क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम था, क्योंकि अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी का नाम था, तो लोगों ने इसका नाम बदल करके पेट्रोगार्द रख दिया था। तो वहां पर क्रांति हो गई। तो बच्चों, आपकी बुक में बता रखा है कि जो पेट्रोगार्द था वो क्या है? नेवा नदी है उसके अंदर, और नेवा नदी के दोनों किनारों के ऊपर ये शहर बसा हुआ है।
तो यहाँ की जो जो आवासीय व्यवस्था है, यदि उसको देखो तो आपको लगेगा कि प्री प्लान अच्छी सोच समझ के ये आवासीय व्यवस्था की गई है कि नेवा नदी के एक तरफ तो कुलीन वर्ग रहता है, अमीर वर्ग रहता है, बड़े बड़े महल है, जार का महल भी वहीं है, विंटर पैलेस भी उधर है। लेकिन नेवो नदी के दूसरी तरफ क्या है, गरीब लोगों के क्वार्टर हैं, मजदूरों के क्वार्टर हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। तो अपन देखेंगे कि फरवरी के अंदर क्रांति होना स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बनावट ही ऐसी कर रखी थी कि अमीर लोग एक तरफ रह रहे, गरीब लोग एक तरफ रह रहे। तो ऐसे में गरीब लोगों की जो असंतुष्टि थी वो चरम सीमा के ऊपर पहुंच गई थी। और क्या हो रहा था, 1917 तक आते आते भोजन की कमी हो गई थी, कोहरा छाता था, बर्फबारी हो रही थी और जो ड्यूमो को भी भंग करने की कोशिश की जा रही थी। तो इन सब की वजह से जितने भी प्रतिनिधि थे वे सब असंतुष्ट हो गए थे और अब जाकर के उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो फरवरी 1917 की क्रांति की शुरुआत बच्चों इस प्रकार हुई। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा, आज की वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। इसके अंदर अपन ने ये पूरा भौगोलिक स्थिति देख ली कि किस प्रकार जब रूस का प्रथम शुरुआत के अंदर किस प्रकार वो जर्मनी व ऑस्ट्रिया से वो हारता गया और धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई और एक समय ऐसा आया कि पब्लिक ने बिल्कुल विद्रोह कर दिया और क्रांति की शुरुआत हो गई। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार रूस के अंदर 1917 की जो फरवरी क्रांति की शुरुआत हुई। तब तक के लिए